Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our new part, second part you can say of the chapter called as a biotechnology. ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज अ प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस, उसका ये सेकंड लेक्चर है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू वेक्टर्स. ओके, वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, वेक्टर की क्या खास बात है, पहला वो समझना है. ओके, ठीक है. तो जैसे कि वेक्टर हमारा जो है साइज में स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है. जितना छोटा वेक्टर रहेगा उतना ही असरदार भी होना चाहिए. दूसरी बात, छोटा वेक्टर यूज़ करने के पीछे का रीज़न ये है कि जगह कम चाहिए होता है, खर्चा कम होता है. ठीक है, और ये किसी होस्ट के अंदर आराम से हम लोग इसको डाल भी सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से सारी बातें क्लियर हो जाती है. सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हमको यूज़ करने होते हैं और उससे हमारा काम वर्कलोड ईजी हो जाता है. ठीक है, लेकिन अगर बड़े साइज के वेक्टर्स को आप लोग यूज़ करोगे तो बड़े साइज वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो हमको इतना खास सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. उनके लिए स्पेस बड़ा चाहिए होता है, उनके लिए ज़्यादा टाइम डालना पड़ेगा, ये सारी बातें. ओके, तो हमको तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी सिंपल वे में कंप्लीट करनी चाहिए. ओके, और हमको इजीली काम करना है, इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है. ठीक है, दूसरी जो बात ये है, ये जो वेक्टर्स है इनके पास एक और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अ रेस्ट्रिक्शन साइट. क्या होने चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए उनके पास. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब क्या है, वेयर द एंडोन्यूक्लियस. ओके, ये आप लोगों ने पढ़ा था, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर गोइंग टू कट. समझ में आ रही है बात. मैं मतलब इसका बहुत सिंपल है समझने के लिए. हमारे वेक्टर के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने वाले हैं, है कि नहीं. जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि एक प्लाज्मिड वेक्टर होता है, उसमें मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल रहा हूँ, तो मुझे वो कैसे दिखेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर ऐसे दिखेगा. बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो पार्ट है नाउ इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द प्लाज्मिड, है ना. तो आप लोगों को क्या समझना है, अगर मैं मान लो एक एंजाइम यूज कर रहा हूँ, सपोज दिस इज माय एंजाइम. ओके, तो ये जो एंजाइम है इस प्लाज्मिड को कट करना चाहिए. कट इस तरीके से करना चाहिए कि मैं वहाँ पे अपना ये वाला जो इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको उसके साथ जोड़ सकूँ. बात समझ में आ रही है. तो इन शॉर्ट मुझे उसको कट करना है, तो कट करने के लिए मुझे स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स लगेंगे. ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर वर्ड यूज कर रहा हूँ तो मैं साइट्स भी उसी के हिसाब से चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स आ गया वर्ड. समझ में आ रही है बात. तो रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करेंगे, मतलब स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक एंजाइम विल गोइंग टू एक्ट. ओके, अब ये तीसरा जो बात है अभी, मतलब दो बातें हम लोगों ने कवर की है. थर्ड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेलेक्टेबल मार्कर. क्या कहते हैं हम लोग, सेलेक्टेबल मार्कर्स कहते हैं. ठीक है, नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर दिस कॉल्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर्स. मार्कर का मतलब बहुत इजी है समझाने के लिए, पहले बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है सेलेक्टेबल मार्कर. ओके, सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स. ओके, एग्जाम्पल दे देता हूं, ये हो सकते हैं एम्पीसिलिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरएम्फेनिकोल. ठीक है, ऐसे करके हो सकते हैं, एक्सेट्रा लिख देता हूं. चलो नेक्स्ट, इसके पास जो सेकंड कैटेगरी आती है वो है एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन. ओके, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ आप लोगों के लिए. लैग जेड, जिसको हम लोग कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेस. ओके, जो हम लोगों ने पढ़ा था लैक, है ना, लैक ओपेरॉन में. अब मैं समझाता हूँ ये सेलेक्टेबल मार्कर होते क्या हैं. अगर आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला, आप लोग आइदर उसको पेंसिल से मार्क करोगे या तो फिर पेन से मार्क करोगे या तो सबसे बेस्ट हाइलाइटर यूज़ कर लोगे. ठीक है, समझ में आ रही है बात. तो ये सारे जो आप लोगों ने सब्सटेंस यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके समझ में आ जाए.
ठीक है, मतलब जब नेक्स्ट टाइम आप एनसीईआरटी पढ़ो तो आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे इसको पढ़ना है। ठीक उसी तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर काम करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, अगर मान लो मैंने ये आरडीएनए टेक्नोलॉजी परफॉर्म कर ली, ओके, मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर में डाल दिया। अब ये जो वेक्टर है ये अपडेट हो चुका है, मतलब आरडीएनए हो गया ना, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड हो गया। अब ये वाले बंदे जब रेप्लिकेट करेंगे, हो सकता है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी में जाए किसी में न जाए। बात समझ में आ रही है? तो किस में है किस में नहीं है ये मैं पता कैसे करूंगा, है कि नहीं? सिंपल सी बात है किस में नहीं है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये मैं पता कैसे करूंगा? तो उसके लिए मुझे ये सेलेक्टेबल मार्कर्स मदद करेंगे। ओके, ये क्या हो सकते हैं? जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, जिसमें एग्जांपल आता है एम्पीसिलिन, टेट्रासाइलिन, क्लोराम्फेनिकॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मान लो ये वाले प्लाज्मिड में मैंने डाल के रखा है एम्पीसिलिन एज अ रेजिस्टेंट जीन, है ना? तो जब भी मैं अगर आफ्टर एप्लीकेशन मान लो 20 मिनट के बाद मेरे पास ऐसे 4 इंडिविजुअल, मतलब ऐसे 4 बार प्रोडक्ट मिला हुआ है, ओके, आफ्टर एप्लीकेशन इन 20 मिनट्स मान लो ऐसे 4 मुझे मिलते हैं, ओके, ऐसे 4 चीज़ें मिलती हैं। तो उन सबको मैं क्या करूंगा, एम्पीसिलिन में डाल दूंगा। अब जिनके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स है दे विल सर्वाइव, जिनके पास नहीं है वो लोग मर जाएंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब जो जिंदा है वो मेरे काम का है, जो मर चुका है वो मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, मतलब उसके पास ये जीन, ये एम्पीसिलिन के अगेंस्ट काम करने वाली जीन नहीं थी। ठीक है, इसको दूसरा तरीका क्या है समझने का, आप लोगों को कोई भी लाइक सर दर्द हो रहा है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली क्रोसिन लोगे। समझ में आ रही है? कोई और दवा लोगे क्या? नहीं, क्योंकि क्रोसिन से आपका सर दर्द ठीक हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो क्रोसिन इज अ सेलेक्टेबल मार्कर, मतलब सेलेक्टेबल मेडिसिन है। ठीक है, जिसके वजह से सेलेक्टेबल प्रॉब्लम्स ही ठीक होगी, ऐसा नहीं कि सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हर प्रॉब्लम का अपना सोल्यूशन होता है, यहाँ पे हर जीन का अपना अपना फंडा होता है। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा क्या चीज़ हम लोग लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के अलावा मैं और क्या ऐसे सब्सटेंस है जिनको मैं मार्कर कह सकता हूँ, जैसे कि लैग जेड जीन, ओके, बीटा गैलेक्टोसाइडेस। तो यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में लाइकोपेरॉन पढ़ा है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, द लास्ट पार्ट, है कि नहीं? वहाँ पे हम लोगों ने इसको क्या देखा है कि ये लैक्टोज को, जो कि डाइसैकेराइड शुगर होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। ओके, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। लैक्टोज टूटेगा किसमें? 1 ग्लूकोज 1 गैलेक्टोज में, है कि नहीं? ये होता है लैक्टोज का टूटना, और ये किसके वजह से हुआ? बीटा गैलेक्टोसाइडेस की वजह से हुआ। मान लो अगर मुझे कोई एंजाइम नहीं बनाना है तो मुझे इसको साइलेंट करना पड़ेगा। मुझे इसको साइलेंट करने का मतलब क्या है? मान लो मुझे इंड्यूसिंग जीन चाहिए, मतलब मैं आपको एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो एक्स एक्स नाम की जीन है, वो क्या करती है, इस लैग जेड का जो भी सीक्वेंस डीएनए के ऊपर होगा उस डीएनए के सीक्वेंस को बंद कर देगा, ओके, या फिर उस एमआरएनए को जाके साइलेंट कर देगा। ओके, इसके वजह से क्या हो जाएगा? दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेस विल नॉट बी सिंथेसाइज। समझ में आ रही है बात? इन शॉर्ट क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसलेशन वाली एक्टिविटी को बंद कर रहा हूँ। आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मेरे साथ सीखा है, ओके, सबको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए के मदद से एमआरएनए बनता है। जो भी एमआरएनए होता है उसी को सीक्वेंस को रीड करता है कौन? राइबोसोमल आरएनए। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास टीआरएनए आते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोटीन बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं वो प्रोटीन नहीं बनाना है तो मुझे वो प्रोटीन बनाने से रोकना होगा, तो मैं एमआरएनए को किसी ऐसे इंड्यूसर के साथ रख दूंगा जिसके वजह से वो एमआरएनए रीड नहीं हो पाएगा, और जब एमआरएनए इज नॉट गोइंग टू रीड बाय आरआरएनए और टीआरएनए, वो प्रोटीन नहीं बनेगा। इफ दैट प्रोटीन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, व्हाट विल हैपन? थिंग्स आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस, वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा। इन शॉर्ट इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कैन बी यूज्ड एज अ मार्कर। समझ में आ रही है बात? ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल गिवन टू यू। ओके, इतना ही नहीं, अभी वेक्टर का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। मैंने अभी तक आप लोगों को खाली 3 चीज़ों के बारे में बताया। एक तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, दूसरा रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, और तीसरा सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। ओके, अभी जो नेक्स्ट चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा, द फोर्थ वन विल बी कॉल्ड एज अ ओरिजिन साइट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओराई साइट। क्या लिखते हैं? ओराई साइट के नाम से इसको डिनोट किया जाता है। ओरिजिन साइट मतलब ओरिजिन, ओके, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ROP, एक नाम का भी साइट होता है। ये हमारा नेक्स्ट साइट है जो कि आपको वेक्टर पे होना बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं हम लोग प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग इसको? प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है,
अब प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन नाम सुन के ही पता चल गया रहेगा आप लोगों को, जहाँ से प्रोटीन लाइक एंजाइम्स, प्रोटीन्स आर नथिंग बट एंजाइम, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज विल कम एंड अटैच्ड ओवर हियर। ओके, मतलब क्या है, ये साइट्स होते हैं वेक्टर के ऊपर जहाँ पे एक्चुअली सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। ओके, origin of replication will start and the protein which is required for the, for example DNA polymerase is an enzyme required for the replication, है ना। अभी डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में फिर से ओपन नहीं करूंगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। नहीं समझा है तो यू गाइज जस्ट गो एंड रेफर टू द मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स वाला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने डीएनए रेप्लिकेशन काफी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके विथ रेस्पेक्ट टू द वेक्टर के पॉइंट्स खत्म। ओके, अब वेक्टर का अगर इतना सारा डिस्क्रिप्शन इंट्रोडक्शन हो गया है तो अभी वेक्टर को लेके ही ये सारी बातों को डिस्कस कर लेते हैं। सही बात है कि नहीं, वो भी तो होना चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी में PBR322 नाम का एक वेक्टर रखा हुआ है। ओके, दिस इज अ वेक्टर गिवन टू यू इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये जो वेक्टर है इसकी खास बात क्या है, P स्टैंड फॉर द प्लाज्मिड, ओके, B स्टैंड फॉर द बॉलीवर, ये नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, R स्टैंड फॉर द रॉड्रिक्स, ओके, तो RODRIGUES, ओके, दिस इज फॉर R, ओके, तो रॉड्रिक्स नाम का बंदा है, बॉलीवर नाम का बंदा है। ओके, ये तीनों ने मतलब ये दोनों ने प्लाज्मिड बनाया है। ओके, जिसको कोड दिया गया है 322, क्या कोडिंग किया है, 322 नाम से उसको कोड किया, नंबर से कोड किया है। ठीक है, ये उसका पूरा फुल फॉर्म के बारे में मैंने बात कर दी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों को क्या समझना है, इसका स्ट्रक्चर समझना है। तो एक सेकंड देना मेरे को, बस मैं आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर रख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रही टेक्स्ट बुक आपके सामने, एनसीईआरटी क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं ओराई। ओके, सेलेक्टेबल मार्कर्स। ओके, यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर्स के कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, जैसे कि एम्पेसिलिन, क्लोरम्फेनिकॉल, टेट्रासाइलिन एंड कानामाइसिन। ओके, सो दीज आर द 4 एग्जाम्पल्स गिवन टू यू। ओके, सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ते समय। क्लोनिंग साइट्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्लोनिंग होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्लोनिंग साइट्स के बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है, जिसको रिकॉग्निशन साइट्स के नाम से भी कहा जाता है। ओके, तो रिकॉग्निशन साइट्स यानी सी फॉर द कॉमनली यूज फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो यहाँ पे अगर बात करें रेस्ट्रिक्शन साइट्स कितने हैं, तो अभी ये समझने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो देखो यही सारी बातें हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करो फिर से, वेक्टर का साइज छोटा होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट्स होने चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन्स होने चाहिए। ओके, और उसके बाद ओरिजिन साइट एंड देन आरओपी दैट इज अ प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल रखा है PBR322। ओके, 322 ऐसे नहीं बोलना 322 करके। सो PBR322 है, P छोटा लिखा हुआ है, B कैपिटल है, R कैपिटल है, 322 लिखा हुआ है। ये जो है ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। ओके, ये क्या है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। ये आपको बहुत कंपलसरी याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ना, ये इंसानों के मदद से बनाया हुआ वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ऐड किए हैं 8 स्पेशलिटी, इसमें 8 स्पेशलिटी, 8 साइट जो है स्पेशलिटी है। यहाँ पे क्या है वो स्पेशलिटी समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले देखो किस तरीके से इसको स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, EXIMP है, चाहे बोर्ड एग्जाम दो या नीट एग्जाम दो, ये उसमें आना ज़रूरी है। ठीक है, देखो PST1 PVU1, यहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आप देख पा रहे हो वो कैपिटल है, सेकंड दो जो है वो स्पीशीज़ है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल है वो जीनस से लिया गया है, बाद में के दो वर्ड्स हैं वो है हमारे स्पीशीज से लिए गए। ओके, E स्टैंड फॉर द ईस्चरेशिया एंड CO स्टैंड फॉर द कोलाई। ओके, तो इस तरीके से बाकी सारे लोगों का यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ही। तो जैसे कि देखो PS1
PVU1, ओके। ये 1 2 ऐसे नंबर्स भी है, 3 भी है, तो ये क्या है, क्यों है, ये कैसे है, ये बताऊंगा थोड़ी देर में। आप लोगों को पहले इसको समझ लेना है, ठीक है। सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन साइट्स कितने हैं, 8 है। मिनिमम एक रेस्ट्रिक्शन साइट्स बहुत ज़रूरी है, ओके। एक ओरिजिन पॉइंट होना ज़रूरी है, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। एक रेप्लिकेशन एंजाइम तो चाहिए ही चाहिए होता है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट चीज एंड टेट्रासाइलिन, यहाँ पे तो 2 ऐड किए गए हैं, कोई एक मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आप कितना भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे कि ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, तो इसमें इतने सारे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, ओके। देखो ये सारे अलग अलग सिनेरियो है, मतलब मैं 8 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूलर सीजर्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे इको आ रहा है, जो कट करने वाला सीक्वेंस है, मतलब जो यहाँ पे सीक्वेंस प्रेजेंट है, अगर यहाँ का सीक्वेंस, अगर मैं ये वाला एंजाइम अवेलेबल नहीं है इसके लिए, तो आई कैन गो फॉर दिस वन, ओके। ये वाले साइट्स को कट करो, इफ नॉट अवेलेबल फॉर दिस, तो इसके साथ मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और साथ में मैं मल्टीपल चीज़ों को भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, दैट इज द प्लस पॉइंट ओवर हियर। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सी दिस इज हाउ द एक्चुअली PBr322 वेक्टर इज प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को लिए? तो क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई? एक तो ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है, इस बंदे के पास एक ओरिजिन पॉइंट है, एक प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन वाला एरिया है, ओके, और 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। तो ये 8वां यहाँ पे है, फाइन, दिस इज ओवर। इतना ही आप लोगों को इसके रिस्पेक्ट में याद रखना है। अभी क्या बचा, अभी इन सब के लेबलिंग बचे हैं, जो अभी हम लोग पूरी करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम आप लोगों ने यहाँ से देख लिया है, लेट्स गो फॉर द रेस्ट ऑफ द लेबलिंग साइट्स। तो जैसे कि PBr322 का डायग्राम तो आप लोगों ने देख लिया, तो उसके ऊपर जो लेबलिंग प्रेजेंट थी, अभी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इसमें लेबलिंग से चालू करते हैं, हिंड 3, ओके। हिंड 3 जो है, इसको कहते हैं हीमोफिलस या हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ओके। तो H फॉर द कैपिटल एंड IN फॉर द स्मॉल, तो ये ऐसे हो गया, H यहाँ से जीनस का नाम ले लिया, IN किसका नाम ले लिया मैंने, इन्फ्लुएंजा स्पीशीज से ले लिया, और ये 3 है, मतलब इसकी डिस्कवरी हो गई 3rd। लेकिन सर वहाँ पे D भी लिखा था, तो D क्या है, D इज स्टैंड फॉर द कोड, ओके। D स्टैंड फॉर द कोड, IN स्टैंड फॉर द स्पीशीज एंड H स्टैंड फॉर द जीनस, ओके। तो ये इस तरीके से हमारा लेबलिंग होता है, फाइन। अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है आपके स्क्रीन पे, दैट इज अ BAM H1, ओके। सो अगेन सेम थिंग, दिस BAM B स्टैंड फॉर द बैसिलस अमाइलोलिक्यूम, ओके, ये एक नाम हो जाएगा। तीसरा आपके सामने है SAL1, ओके। यहाँ पे 3 का बताना भूल गया, दिस इज अ डिस्कवरी नंबर, दिस इज अ डिस्कवरी नंबर, ओके। डिस्कवरी नंबर मतलब हिंड में और भी बहुत लोग हैं, जैसे कि हिंड 1 हो गया, हिंड 2 हो गया, हिंड 3 हो गया। तो 1 यानी पहला डिस्कवर हुआ वाला, 2 यानी दूसरे टाइम डिस्कवर हुआ, और 3rd यानी 3rd वाला डिस्कवर हुआ। तीनों में डिफरेंस होगा, तीनों के एक्टिविटी में फर्क होगा, इसलिए उनको वैसे नंबर दिए गए हैं, ओके। यहाँ पे आ गया SAL1, ओके। सो इसके लिए स्टैंड फॉर द स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस। नाम ये पूरे याद रखना जरूरी नहीं है, ओके। खाली आपको HIND हिंड याद रखना है, और ई कोलाई का आएगा, वो 2 नाम आपको कंपलसरी याद रखने हैं, बाकी सारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो PBU2, इसको लिखते हैं प्रोटियस वल्गारिस। 5वां है हमारे पास PST1 प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी। नेक्स्ट इसके लिए आएगा प्रोटियस वल्गारिस। अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 के लिए हो गया और ये 2 के लिए हो गया, सेम ही है ना, देखो बंदा सेम ही है, प्रोटियस वल्गारिस सी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रही है ना बातें? ओके, सो दैट इज हाउ एक्चुअली यू कैन क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन द डिस्कवरी नंबर, ओके। 1 और 2 यहाँ पे लेबलिंग हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है इको R1, ओके। तो ये ई कोलाई हो गया, ये आपको नाम कंपलसरी याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ
और हिंड के बाजू में भी लिख देता हूँ, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन। ओके, और 8 वाला जो है वो है क्लैवन, दैट इज स्टैंड फॉर द क्रायोफेनॉन लैटम। ओके, फेनॉन लैटम, दिस शुड बी स्मॉल एल। ओके, तो ये ऐसे करके आपके 8 रेस्ट्रिक्शन साइट जो है वो खत्म हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट था, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स है, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स और एक है टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंट जीन्स, 1 ओरिजिन साइट है एंड 1 प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट था। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने जो क्या सीखा, PBr32 वाला प्लाज्मिड के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जो PBr322 का वेक्टर के बारे में बात कर लिया, उसके ऊपर 8 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, उनके जो नेमिंग सिस्टम है ना, उसको ही थोड़ा सा आप लोगों के लिए एलैबोरेट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। ओके, जैसे कि ई कोलाई RY13 होता है। ओके, और दूसरा एक एग्जाम्पल रखता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, हीमोफीलिया सॉरी इन्फ्लुएंजा के बारे में बात चल रही थी ना हमारी, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा एक्चुअली। ओके, हीमोफाइलस, ये स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया क्या, एक सेकेंड, HAE, हीमोफाइलस। ओके, इन्फ्लुएंजा RD। ओके, ये एक नाम है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये एक पूरा का पूरा नाम है। ओके, इसका पूरा चाहिए तो लेबलिंग लिख देते हैं। ओके, इसकी पूरी लेबलिंग लिख देते हैं, इचरेशिया कोलाई RY13। ठीक है, अभी आपके लिए फाइन। तो यहाँ पे जो ई वर्ड है ये जीनस है, CO जो है ये आपका स्पीशीज हो जाएगा, ये R जो है पहला वाला अल्फ़ाबेट ये कोड हो जाएगा। ओके, अगेन ये कोड हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का कोड है, मतलब ये एक्चुअली इश्चरेशिया कोलाई को RY13 ये पूरा उसका एक आइडेंटिटी है। वैसे ही हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा आइडेंटिटी क्या है, ऐसे लिखते हैं। ओके, HIN एंड दिस इज R, तो यहाँ पे R है और यहाँ पे D है। ठीक है, फाइन। अभी क्या हो जाएगा, अगर इसका लेबलिंग जो आप लोगों ने देखा इन PBr322 वो कैसे लिखा था, इको R1 ऐसे लिखा था, है ना, ऐसे ही लिखा था, ई कोलाई R1 मतलब क्या, यहाँ पे सिंपल सी बात है, R इज द टेकन फ्रॉम द कोड और 1 यानी फर्स्ट डिस्कवरी, 1 यानी फर्स्ट डिस्कवरी। ठीक है, कुछ कुछ बैक्टीरिया के सामने ऐसे कोड नहीं होते, कुछ कुछ जगह पे होते हैं, तो हमको उसके अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेट चूज करने होते हैं। अभी इसका सिंस पहली बार काम हुआ था इसी के ऊपर, इसलिए इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट R को यूज़ किया गया लेबलिंग सिस्टम करने के लिए। लेकिन हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है ये बाद में आया था डिस्कवरी के समय, यहाँ पे भी RY है, यहाँ पे RD है, तो R ऑलरेडी मैंने ई कोलाई के लिए यूज़ कर लिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंजा में R दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको अभी प्रायोरिटी नहीं दे सकता। ओके, मतलब फर्स्ट अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हो सकता फिर से, अगर सेम होगा दूसरे में भी तो। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ के हमको सेकंड कैटेगरी के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्मॉल d है, तो इसको कैसे लिखा गया, ये R तो हट गया यहाँ से, तो अभी क्या बचा आपके सामने, HIN और ये D यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ गया। और इसके अगर आगे 1 लिखा रहेगा तो ये हिंड 1 हो जाएगा, अगर 2 होगा तो ये हिंड 2 हो जाएगा, अगर 3 होगा तो हिंड 3 करके लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से लेबलिंग सिस्टम होता है वेक्टर्स के लिए, जो आप लोगों ने समझाए। अगर ये कोडिंग्स नहीं है, ये ऐसे RY RD कोडिंग्स नहीं है, देन नो प्रॉब्लम, सीधा सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, नंबरिंग्स लिखेंगे 1 2 एंड 3 वाले। ओके, तो हर बैक्टीरिया की अपनी अपनी वेक्टर्स के लिए जो यूज़ किए जाते हैं उनकी आइडेंटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी डिस्कवरी एंड नंबरिंग की जाती है। ओके, ये आपको समझ में आ गई ये बात, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अदर देन PBr322 यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ लिस्ट। ओके, एक वेक्टर की लिस्ट रख देता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली। तो दूसरा जो कैटेगरी है वो पढ़ना है PUC। P स्टैंड फॉर ऑलवेज प्लाज्मिड। ओके, U will stand for the actually university and this C stand for the California. ओके, मतलब प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, ये ऐसा नाम है उसका। इसके पास मार्कर होते हैं, ओके, लैक्जेड जीन। ओके, मतलब लैक्जेड जीन जिसको हम लोगों ने पढ़ा, डेट इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेस।
ये आपको कंपलसरी याद रखना है। कितने मार्कर होते हैं? एक मार्कर होता है लाइकजेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडस, बाकी सारी बातें सेम है जो हम लोगों ने पढ़ी थी। ओके, रिस्ट्रिक्शन साइट्स भी इसके पास एक ही होता है। ठीक है, अब ये हो गया, तो अभी बढ़ते हैं आगे। जो तीसरा कैटेगरी आपके लिए, मैं खाली स्पेशलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी सारे डिटेल नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उतना ही आपको भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जैसे कि टी आई प्लाज्मिड हो जाता है। टी आई एक्चुअली, टी स्टैंड फॉर द एक्चुअली ट्यूमर, टी फॉर ट्यूमर। ओके, ये आपको याद रखना है याद। और आई स्टैंड फॉर द इंड्यूसिंग, मतलब ट्यूमर क्रिएट करने वाला वेक्टर है प्लाज्मिड। ठीक है, और ये जो बंदा है ये स्पेसिफिक फॉर द प्लांट्स ही है, स्पेसिफिक फॉर प्लांट्स ओनली। ओके, नॉट फॉर द एनिमल, ये आपको कंपलसरी याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि ये लिया किससे है। तो एक नाम का बंदा होता है एग्रोबैक्टीरियम। ओके, ट्यूमिफिशियन, तो ये जीन इससे ली गई है। ओके, तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन नाम का जो बंदा है, इसके पास ट्यूमर इंड्यूसिंग करने वाली जीन है, मान लो ये उसका डीएनए है। ओके, और ये जो सीक्वेंस है ये ट्यूमर इंड्यूस करने वाली एबिलिटी दिखा रही है, तो इसको निकालो। ओके, तो ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे बाहर ले लिया, इसके साथ मैंने प्लाज्मिड ले लिया, प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये ऐसे आप लोग समझ लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो मैंने ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ द लाइगेज, तो ये इतना सीक्वेंस अब मैंने प्लाज्मिड में दे दिया। बात समझ में आई? तो ये प्लाज्मिड अपडेट हो गया। ओके, अब इसको जब भी मैं प्लांट्स में इंड्यूस करूंगा ये वाले प्लाज्मिड को, ये जो सीक्वेंस है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो ट्यूमर इंड्यूस करना चालू करेगा। ओके, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट विल गो एंड बाइंड टू द होस्ट सेल। इसकी स्पेशलिटी क्या है? इट विल गो एंड बाइंड टू होस्ट डीएनए, खुद ही जाके होस्ट डीएनए के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको रेप्लिकेट करवा देगा, फटाफट फटाफट ट्यूमर इंड्यूस कर देगा। ठीक है, तो ये खाली इतना याद रखना है, वर्क ओनली फॉर द प्लांट सेल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ कैटेगरी पे रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, आ रहा है प्लाज्मिड। तो जैसे आप लोगों ने ट्यूमर का पढ़ा उसी तरीके से ये भी है। ओके, आर स्टैंड फॉर द राइजोजेन। ओके, आर स्टैंड फॉर द राइजोजेन, तो यहाँ पे लिख देता हूँ रूट्स। ओके, एंड आई ऑलरेडी पता है इंड्यूसिंग। ओके, तो ये अगर आप लोगों ने समझ लिया है, ये लिया गया है एग्रोबैक्टीरियम, राइजोजेन, यहाँ पे आर छोटा, राइजोजेन। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो रूट इंड्यूस करने के लिए मदद करते हैं, दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टी ऑफ द आर आई प्लाज्मिड। ओके, बैक्टीरिया का जीनस सेम ही है, स्पीशीज बदल गए हैं, यहाँ पे ट्यूमिफिशियन है, यहाँ पे राइजोजेन है। ठीक है, तो वेक्टर्स की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने आ गया अभी फिफ्थ नंबर पे बैक्टीरियोफाजस। यस, सम वायरसेस कैन बी यूज्ड एज अ वेरी गुड वेक्टर्स आल्सो। ओके, तो इनके बैक्टीरियोफाजस के लिस्ट में आपके सामने आ रहा है M13 फाज। ओके, दूसरा आ रहा है आपके सामने लैम्बडा फाज। ओके, और तीसरा आ रहा है रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरसेस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, इनके अंदर आरएनए होता है। ओके, एज अ जेनेटिक मटेरियल। फाइन, इतनी बातें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं, लिस्ट को आगे लेके जाते हैं। ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर पोजीशन इज कमिंग ओवर हियर, YAC। इसका फुल फॉर्म होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कि बैक्टीरियोफाजस, और यहाँ पे YAC आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इनका यूज़ किया गया है। तो HGP के समय इसका यूज़ किया गया है, दैट इज़ व्हाट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। ओके, तभी इनका यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है 7 पे, अगेन सेम थिंग ओनली, BAC कर दो इसको बस। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते समय। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर। HGP के समय ही इसको भी यूज़ किया गया था। ओके, तो ये आपके सामने 7 टोटल वेक्टर्स के बारे में बात कर चुका हूँ।
ऑलरेडी। कमिंग टू द वेरी नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड एज 8 नंबर पे आ रहा है आपके स्क्रीन पे, दैट इज अ कॉस्मिड। कॉस्मिड ये जो है बंदा, ये बड़ा सिंपल है। दिस इज टेकन फ्रॉम द कोसाइड। अभी आप लोगों ने कल के लेक्चर में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे अनइक्वल कट जो होता है ना, उसी के बारे में है। सो दैट पार्ट प्लस द प्लाज्मिड पार्ट, ओके, विल बी कॉल्ड एज अ कॉस्मिड, ओके। और नाइन्थ जो है वो है फाजमिड। अभी फाजमिड का मतलब क्या है, वायरस का सम पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्लाज्मिड के साथ फ्यूज किया गया है, इसलिए फाजमिड, ओके। सो बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये फाजमिड। तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे आपके। वेक्टर्स की लिस्ट जो है यहाँ पे हम लोगों ने डील कर ली है, ओके। टोटल 9 वेक्टर्स हैं जिनको अभी हम लोगों ने सीखा है। फाइन, कंपलसरी आपको याद रखना है। अभी सारे वेक्टर्स वाला सीन तो खत्म हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ही इसी के थ्रू ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होस्ट में इंसर्ट किया जाता है। अभी क्या करेंगे, अगर वेक्टर्स नहीं रहेंगे तो क्या हमारा काम नहीं हो सकता क्या? समझ में आ रही है? ऐसा क्वेश्चन भी तो आया रहेगा आप लोगों के सामने कि सर सारी बातें जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बिना वेक्टर के हम लोग कर सकते हैं क्या, होस्ट में डाल सकते हैं क्या? यस, देर आर पॉसिबिलिटीज, ऐसी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है वो, तो उसको चलो आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को, ठीक है। इसी को कहा जाता है मेथड्स फॉर वेक्टरलेस ट्रांसफर। क्या कहा जाता है? मेथड्स फॉर वेक्टरलेस ट्रांसफर। आ गया ना वेक्टरलेस टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है केमिकल मेथड। क्या मेथड आ रहा है? केमिकल मेथड आ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल मेथड? हम लोग यहाँ पे केमिकल यूज करेंगे जिसको कहा जाता है पीईजी। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ, मतलब फुल फॉर्म ऑफ पीईजी? यस, एब्सोल्युटली राइट, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, ओके। तो ये उसका फुल फॉर्म है, कंपलसरी याद रखना है, नीट में पूछे जाने वाले एग्जाम्पल्स है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, ओके। ये क्या करता है, हमको क्या करना है एक्चुअली, प्रोटोप्लास्ट लेना है। प्रोटोप्लास्ट प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। ये दोनों को फ्यूज करना है। तो कैसे करोगे? ये दोनों सब्सटेंस को हमको एक केमिकल में डिप करना पड़ेगा। मान लो ये मैंने एक केमिकल ले लिया, इसमें इसका नाम है PEG। इसके अंदर एक प्रोटोप्लास्ट है, तो ये रहा प्रोटोप्लास्ट, और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट मान लो। क्या मान लेते हैं हम लोग इसको? जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों, ये जो केमिकल है ये दोनों को इस तरीके साथ में लाएगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा RDNA। समझ में आई बात? तो ये टेक्निक हमको PEG के वजह से पॉसिबल हो पाई है। केमिकल मेथड है जो कि दोनों को नज़दीक लाता है और फ्यूजन क्रिएट करवा देता है। सो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड, यू शुड रिमेंबर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सेकंड मेथड को लेके। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी लिस्ट काफ़ी लंबी चलेगी, ठीक है। तो हमारे सेकंड पोजीशन पे हमारा सेकंड मेथड आ रहा है जिसको कहते हैं हम लोग गन मेथड, ओके। नाम सुन के डर मत जाना, गन मेथड। इसका दूसरा नाम भी दे देता हूँ ताकि आप लोग खुश हो जाओ। इसको कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड। ये जो बंदा है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये मई 2018 में पूछा गया था नीट वाले एग्जाम में, ओके। यही सेम सिनेरियो। इसका दूसरा नाम जो है, इसको कहते हैं शॉर्ट गन मेथड, ओके। शॉर्ट गन मेथड मतलब काफ़ी बड़ी गन नहीं होती, ठीक है। अब गन मेथड है तो बुलेट तो आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, ओके। सो इन दिस DNA on gold or tungsten particle, क्या बोल रहा हूं मैं? इन दिस DNA on gold and tungsten, गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर कोटेड किया जाता है, कोटेड, एक्ट एज बुलेट। नहीं समझा? समझाता हूं, बहुत सिंपल है। इसको मैं लिख देता हूं गोल्ड या फिर टंगस्टन पार्टिकल। साइज भी बता देता हूँ, इसकी साइज है 1 to 2 माइक्रोन, इतना छोटा होना चाहिए। अभी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो ये हमारा DNA है,
जो कि हमको प्रोटोप्लास्ट या फिर होस्ट सेल के अंदर डालना है, तो ये इसके ऊपर कोट करना पड़ेगा ऐसे। समझ में आ गई बात? तो डीएनए इसके ऊपर मैंने कोट कर दिया। ओके, सो दिस इज व्हाट द डीएनए। अब क्या करना है, ये बुलेट को गन में भरना है और शूट करना है। क्या करना है? शूट करना है। इसकी स्पीड होनी चाहिए, बुलेट के ऊपर स्पीड भी होती है, फिक्स होती है। स्पीड है 1400 फुट पर सेकेंड। ओके, 1400 फीट पर सेकेंड के हिसाब से इसको गोली मारनी है, तभी जाके हमारा टारगेट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, स्पीड इससे ज़्यादा हो गई तो सेल के आर पार हो जाएगी बुलेट, और से स्पीड इसके कम हो जाएगी तो हमारे टारगेट लोकेशन पे जा नहीं पाएगी। इतना भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो टोटल 2 मेथड आप लोगों के सामने मैंने ख़त्म कर दिए हैं। बढ़ते हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड है उसके तरफ, दैट इज़ द थर्ड मेथड। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग हाई वोल्टेज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाई वोल्टेज को यूज करते हैं। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम के लिए डालोगे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, इसके वजह से क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज की वजह से क्या हो जाएगा, टाइनी पोर विल बी क्रिएटेड। ओके, तो टाइनी पोर विल बी क्रिएटेड ऑन प्रोटोप्लास्ट। इसके वजह से क्या होगा, इन दिस डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट विल एंटर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक है। यहाँ पे हमको हाई वोल्टेज देना है एक सेल को। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो सेल के ऊपर आपको टाइनी पोर्स क्रिएट हुए वाले दिख जाएंगे, और वही टाइनी पोर से हमारा डीएनए या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे करके दैट विल बी like entering into the, or it will become a part of the host DNA. Now let's proceed to the very next one, that is the fourth one. This is the last part. इसमें आता है माइक्रो इंजेक्शन। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, स्ट्रैटेजीज में भी पढ़ा था माइक्रो इंजेक्शन, MOAT के लिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक के लिए। ठीक है, वहाँ पे तो हम लोग हार्मोन ट्रीटमेंट करके पहले मॉलिक्यूल्स को मैच्योर कर लेते हैं FSH देके, है ना, फिर उन एग्स को बाहर निकालते हैं, फिर उनके अंदर हम लोग इंसेमिनेट करते हैं, यानी माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से हम लोग स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन वाली टेक्निक प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद जो चैप्टर था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में हम लोगों ने माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में लाइक थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, है ना। तो ये सारी बातें आप लोगों ने सीखी है। ओके, सो यूज्ड फॉर स्पर्म एंड एग। ओके, तो स्पर्म को एंट्री देते हैं एग के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक टेक्निक बताई मैंने। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, मान लो एक ऐसा वैक्यूम पंप होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर मेंटेन करके सेल को पकड़ के रखेंगे। ओके, सेल को पकड़ के रखा है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फाइन। अब मेरा जो डीएनए है वो इसके अंदर जाना चाहिए, तो यहाँ तक है ना, मैं एक ट्यूब एंटर करवा दूंगा, न्यूक्लियस तक एक ट्यूब डालूंगा। ट्यूब क्या है, ट्यूब को कहते हैं गाइड। गाइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गाइड के थ्रू ओनली मैं अपना जो सिरिंज है वो एंटर करूंगा। ओके, तो गाइड की हाइट भी उतनी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली जितना कि मेरा सिरिंज उसके अंदर आराम से एंटर कर पाए। और ये रहा इंजेक्शन। ठीक है, तो थ्रू दिस इंजेक्शन द स्पर्म विल बी गिवन इनसाइड टू द न्यूक्लियस। ओके, सेंड इनटू द न्यूक्लियस पोर्शन। समझ में आई बात? तो गाइड का मदद क्या है यहाँ पे, ये इंजेक्शन को हिलने नहीं देता, यहाँ की सिरिंज जो है ना उसको हिलने नहीं देता है, और ये एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, सो दैट आई कैन ऐड द स्पर्म्स इनटू द टारगेट एरिया। ओके, so this is how actually can be things will be performed. Okay, so these are called as the micro injections. तो यहाँ पे we had completed the vectors as well as the study of vectorless methods also. टोटल 4 मेथड है जो हम लोगों ने सीखे हैं, जस्ट गो थ्रू कर ले लो, आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से। ठीक है, थैंक यू।